हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो विभिन्न विचारकों ने इसके बारे में क्या क्या बोला। और ये पिछले बहुत सारे एग्जामों में विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी को मैं कराने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है प्रजाति। आप अगर नोटबुक पेन लेके बैठे हो तो प्लीज़ टॉपिक का नाम लिख लो, और मैं जो जो क्वेश्चन बोलूँगी लिखने के लिए वो आप लिख लेना। और जो कोटेशन आप, क्योंकि इससे इस चैप्टर से कोटेशन ही पूछता है कि किस थिंकर ने क्या बोला डेमोक्रेसी के बारे में। तो आप स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, जनतंत्र या लोकतंत्र, जनतंत्र लोकतंत्र कहो, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा सीले ने दी है। ठीक है, आप इसको लिख लो। ये यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अरस्तू ने लोकतंत्र को क्या बोला है? अरस्तू ने लोकतंत्र को विकृत रूप बोला है। ये लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते हैं, वो इसको भीड़ का शासन मानते हैं। ठीक है, इसकी आलोचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। ऑप्शन है, 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण, मार्क्स की शिक्षा से क्रांति के भय के कारण। तो इसका सारा ऑप्शन सही है, तो सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। देखो, अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा? जनतंत्र निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ये लाइन लिख लो। ये बोले थे मैकाइबर, RM मैकाइबर ने बोला था। अगर आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, क्योंकि ये सब कोटेशन आप बार बार जब पढ़ोगे तभी आपको याद हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉय द्वारा विकसित विचार से जाना जाता है। एम एन रॉय ने जो विचार दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उग्र मानवतावाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। जो एम एन रॉय ने बताया था संगठित लोकतंत्र की अंतिम शक्ति किस में निहित है? तो अंतिम शक्ति लोगों में निहित है। अंतिम शक्ति लोगों में निहित है। ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र की बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित की? क्या बोलते हैं? बहुमत की निरंकुशता। लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता बोलते हैं। डी टॉकविले बोलते हैं बहुमत की निरंकुशता। अगला क्वेश्चन है, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? तो उनके अनुसार प्राकृतिक समानता। देखो, ऑप्शन है सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति, व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार। तो इस प्राकृतिक समानता उदार सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो उदार सिद्धांत ये सब सही है, सामान्य कल्याण, राज्य के ये सही है, प्राकृतिक समानता गलत है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इनकी ये बुक अ डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी, ये आप लिख लो, रूसो की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का आशय। प्रजातंत्र के सांस्कृतिक सुसुप्त स्वान की सिद्धांत क्या है? तो ये है, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद। तो प्रजातांत्रिक संस्कृति सुसुप्ता सिद्धांत को आमंड और बर्बा, ये लिख लो, आप इसको लिख लो। ये आपके लिए आई थिंक नया, ये आपने पहली बार सुना होगा, तो आप इसको लिख लो। किसने दिया था? अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका क्या आशय है, कभी पूछ देगा इसको। सुसुप्त स्वान
प्रजातांत्रिक संस्कृति किसने दिया? तो आमंड और बर्मा ने नागरिकों का शासन के मामले में निम्न सहभागी के रूप में में व्यवस्थापित किया। यह स्थिति सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद रहती है। ठीक है, अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन। कथन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। एक बार मैं फिर कथन पढ़ रही हूँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमता से उत्पन्न होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो देखो, ये पढ़ के ही लगता है ये वाला तो क्या है, ये असत्य है और ये सत्य है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार आप फिर से अगर इस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आता तो 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ो। और कथन और कारण वाला क्वेश्चन वैसे ही होता है, अगर आपको टॉपिक का नॉलेज है तो आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो उतना ज़्यादा आपकी सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। लोकतंत्र शासन विकृत रूप है। ये मैंने बोला, ये प्लेट अरस्तु बोलते हैं, लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते हैं। पॉलिटी कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम है, तो ये अरस्तु बोलते हैं। देखो, पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तु राज्य का सर्वोत्तम मानते हैं। पॉलिटी को वो सर्वोत्तम व्यवस्था मानते हैं। इसमें शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथों में रहती है और न बहुसंख्यक निर्धनों के हाथों में। इस प्रकार का शासन न तो निर्धन का शोषण कर सकता है और न ही धनिक अत्याचार के लिए सोच सकता है। इसमें किसी भी वर्ग का पूर्ण प्रभुत्व नहीं रहता, वरन विभिन्न वर्गों के दावे का सम्मिश्रण कर दिया जाता है। इस प्रकार यह अन्य शासन प्रणाली की तुलना में अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम होती है। पॉलिटी को वो सबसे अच्छा बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं न ज्यादा धनिक वर्ग की तानाशाही रहेगी और न ही बहुत ज्यादा निर्धन, तो दोनों के लोग रहेंगे, तो दोनों का न उनका शोषण होगा, न उनके द्वारा धनिक वर्ग द्वारा अत्याचार किया जाएगा। इसलिए पॉलिटी शासन व्यवस्था को वो बेस्ट शासन व्यवस्था मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? अब मैंने उदारवाद आपको पढ़ाया है, ठीक है, तो आप आई थिंक ये देख के आप कर लोगे। ये लोकतांत्रिक उदारवाद सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। तो हॉब्स स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस में व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। वो विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध और समर्थन नहीं करता। उसका प्रमुख लक्ष्य शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना है जिसमें कि व्यक्ति में निहित दुर्गुण को नियंत्रित किया जा सके। लॉक, कार्ल मार्क्स और जेएस मिल लोकतंत्र के उदारवाद सिद्धांत से जुड़े हैं। लॉक को तो उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार कर लोगों को राज्य का विरोध न करने का अधिकार दिया है। मार्क्स इस सिद्धांत से आलोचनात्मक रूप से संबंधित है, जबकि मिल कुछ संशोधन के साथ इस सिद्धांत के साथ कुछ मतलब संशोधन करके सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल नहीं जुड़ा है, बाकी ये इसकी आलोचना करते हैं, ये तो जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? अब किसने मिल को विरक्त तो कहा है? तो C.L. वेपर ने कहा है। वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा है क्योंकि मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि
तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है सच्चा लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के दशक में पूर्वार्ध में किसने लोकतंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? तो नागरिक जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। देखो, जयप्रकाश नारायण अ पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर में लिखा, बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं, अतः वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करते हैं। 20वीं शताब्दी में 70 के दशक में उन्होंने प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन चलाया। उनके आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ऐसा गिलब्रथ मानते हैं। तो J.K. गिलब्रथ ने अपनी इनकी बुक का नाम लिखो, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। गिलब्रथ ये लिख लो और गिलब्रथ के आगे उनकी बुक का नाम लिख लो। ये निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? लोकतंत्र का सिद्धांतकार कौन नहीं है? टॉकविले है, जेसमिल है, रूसो है, नीत्शे नहीं है। अगला क्वेश्चन, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र विकृत रूप है। किसका विकृत रूप है? तो लोकतंत्र का। बहुतंत्र जो है किसका विकृत रूप है? लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक पूछ रहा है, ठीक है। ये देख लो, कभी कभी समर्थक नहीं पूछता, क्वेश्चन में ये देखा कौन समर्थक पूछा, तो कौन है समर्थक? डेविड बी ट्रूमैन, ये है इसके बहुल सिद्धांत के समर्थक। अब डेविड ट्रूमैन की बुक का नाम लिखो, द गवर्नमेंटल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो, लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण डहल, ठीक है। लोकतंत्र का अभिजन, हाँ, मोस्का, ठीक है। लोकतंत्र का कॉर्पोरेटिव दृष्टिकोण, ये तो आप शायद ये 4 ऑप्शन पढ़ के शायद आपको समझ, क्योंकि हीगल तो आदर्शवादी है, तो ये कॉर्पोरेट क्यों बोलेगा, है ना। अगला है लोकतंत्र, अगर आपको ये तीनों नहीं भी पता है तो ये तो पता है कि ये नहीं होगा। देखिए, हर क्वेश्चन हमें आता नहीं है, हमें ना जो एलिमिनेट करके भी आंसर लाना रहता है, ठीक है। तो ये तो 4 ऑप्शन पढ़ के हमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया? ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पे, तो जे मेडिसन जो संयुक्त राष्ट्र के चौथे राष्ट्रपति थे, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेरिका के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसन के प्रतिनिधित्वक प्रजातंत्र का समर्थन किया, किंतु वर्ग की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसा इनका विचार था। अगला है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत का आधार क्या है? लोकतंत्री, अब ये तो आप 4 ऑप्शन पढ़ के देखो। कुलीन तंत्रीय सिद्धांत क्यों होगा भाई? लोकतंत्री सिद्धांत बिल्कुल। अराजकतावादी सिद्धांत नहीं, मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं। तो ये तो कुछ क्वेश्चन तो आसान होते हैं जो आपकी समझ से ही वो हो जाते हैं। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं जो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं कि आपको आता नहीं है, आपकी समझ कितनी है उससे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल शासन का स्वरूप ही नहीं, किंतु जीवन का माध्यम।
ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो लोकतांत्रिक राज, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म, देखो ये तीनों उसमें शामिल हो गए। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या है? देखो जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से दो दो एक दो आंसर होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा आंसर है वो हमें लगाना होता है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो आंसर आपको लग रहा है ये भी सही है वो भी सही है, बट कौन ज्यादा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसे शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किस इनके हाथों में होती है। तो किनके हाथों में होती है? ये भी क्वेश्चन आपको, देखो ये कितनी बार आ चुका, कितने इजी क्वेश्चन है ना। देखो पीजीटी डी पीजीटी में आया है, यूपी जीआईसी में आया है, यूपी जीआईसी में डुबाला है 2008 2012। अगला है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में क्या बाधा है? निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। क्योंकि अगर हम शिक्षित ही नहीं होते, हमें समझ ही नहीं होगी क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है, तो वही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए के निर्माण में बाधा है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया वो किस प्रकार का है? यह है लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या होता है? जिसके जो मेन हेड होते हैं उनको जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि परंपरागत होते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वो राजा बनते हैं, वो परंपरागत है मतलब। और हमारे यहाँ गणतंत्र जो राष्ट्रपति को चुना जाता है ना, राष्ट्र के प्रधान है। तो फ्रेंड्स आज हम 25 क्वेश्चन करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। टिल देन बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय।